नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली है तो छोटा सा राज्य, बल्कि सही मायने में पूरा राज्य भी नहीं, लेकिन उसकी सियासत, उसकी पॉलिटिक्स, राजनीति, उसकी चर्चा पूरे देश में रहती है। और 2013 से तो खास तौर से दिल्ली राज्य की जो राजनीति है, उसमें बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, इन सब के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। आप यूं समझ लीजिए कि एक नया पॉलिटिकल एंट्री हुई, 2012 में हुई थी, 2013 में वो अपना चुनाव जीते और उसके बाद से फिर सत्ता पर वही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीते तीनों विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई और यहां अब उसका असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। यह मुकाबला अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर दिल्ली की सियासत पर छाई आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अब भ्रष्टाचार के ही गंभीर मामलों में जेल में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, दोनों ही आज अपने पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई हिरासत में हैं, जबकि सत्येंद्र जैन पर हवाला के तहत आरोप है और वो 9 महीने से जेल में है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय आ गया और उसकी सख्त धाराएं वहां पर लगी हुई। मनीष सिसोदिया को आज तब झटका लगा जब वो आबकारी घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि अगर हम यहां करेंगे तो एक बुरी प्रथा शुरू हो जाएगी, बैड प्रेसिडेंट शुरू हो जाएगा। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि कांग्रेस के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है और हम इस चरण में कोई दखल नहीं दे सकते। यह घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले। आप चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सिसोदिया दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सबसे अहम मंत्री हैं, मतलब थे इस्तीफा देने से पहले। सरकार और पार्टी दोनों में उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जेल में रहने के दौरान उनके मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 18 डिपार्टमेंट थे मनीष सिसोदिया के पास। अब इन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी का कहना है कि ये इस्तीफे पहले ही हो जाने चाहिए। जब तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई मनीष सिसोदिया ने। 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पर हुआ, गांव पर हुआ, दफ्तर में हुआ, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं तो कोई कागजात, कोई सोना, कोई संपत्ति मिलती। लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं। तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है।
अब मनीष सिसोदिया के पास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद बता रहे थे, दिल्ली के 33 विभागों में से 18 विभाग थे। उन्होंने तो अपना राजनीतिक बयान दिया, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन देखते हैं। 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार में, 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या पकड़ थी और क्या हैसियत थी दिल्ली सरकार में, जो कि इतनी खास थी। उनके पास जो मंत्रालय थे, आइए आपको वो एक एक करके बता दें। शिक्षा, वित्त, प्लानिंग, भूमि और निर्माण, विजिलेंस, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा, श्रम, रोजगार, लोक निर्माण, ये सारे विभाग उनके पास थे। अच्छा, जब सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल में गए तो उनके विभाग भी इन्हीं के पास आ गए। स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग, ये सारे 18 विभाग थे जो कि मनीष सिसोदिया के पास थे। अब सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों यानी कि कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को मनीष सिसोदिया के सभी विभाग दिए जाएंगे। मनीष और सत्येंद्र जैन के इस्तीफों से अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ गई। कैसे बढ़ी हैं, आइए आपको वो बता दें। दरअसल आम आदमी पार्टी की 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में सरकार है और राष्ट्रीय राजनीति के तहत से उसकी निगाह कई और राज्यों पर भी। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। 3 के तो नतीजे आने वाले हैं और उसके आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगह चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का 4 मार्च को कर्नाटक का दौरा प्रस्तावित है, 5 मार्च को छत्तीसगढ़, 13 मार्च को राजस्थान। ये सारे वो राज्य हैं जो कि अभी चुनाव में जाएंगे। 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों के लिए तैयारी में जुटी हुई थी और ये सारी तैयारी में अरविंद केजरीवाल इधर से उधर जाना, हर जगह फ्लाई करके जाना, रैली करना, वहां बात करना, संगठन मजबूत करना, ये सब किस चीज के आधार पर कर रहे थे? इस चीज के आधार पर कर रहे थे कि उनकी दिल्ली की सरकार सिसोदिया चला लेंगे। 33 में से 18 विभाग उनके पास हैं, एक ही जने से बात करना होगा, वो बता देगा, बहुत सारे डिसीजंस खुद ले लेगा। लेकिन अब अगर अरविंद केजरीवाल के जो कॉन्फिडेंट हैं, जिन पर वो इतना भरोसा करते थे, अब अगर वो खुद जेल चले गए और इस्तीफा दे दिए, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया अब आपको नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। 2 नए मंत्री रखने पड़ेंगे। अभी तो आपने अतिरिक्त भार दे दिया, लेकिन आगे चल के आप क्या करेंगे? फिर आपका ध्यान यहीं पर केंद्रित रहेगा, फिर आप दिल्ली के पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर आप दिल्ली के ही होकर के रह जाएंगे। और क्या यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि केजरीवाल को दिल्ली में समेट के रखो? तो फिर आम आदमी पार्टी के जो विस्तार बाकी जगह होने हैं, जिसके लिए आपके प्रस्तावित दौरे लग रहे हैं, उसका क्या होगा? और विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी शरद चंद्र। 2 जगह खाली हुई हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार में, तो 2 नए मंत्री तो बनेंगे, ये जरूर कहा जा रहा है। लेकिन ये जो नए चेहरे हैं ये अभी नहीं आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, इनको आने में थोड़ा समय लगेगा। और तब तक के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग संभाल रहे थे, अब 2 मंत्रियों कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद, इन 2 मंत्रियों को इनके जो मंत्रालय हैं, यानी इनके जो मनीष सिसोदिया के जो विभाग 18 विभाग वो संभाल रहे थे, वो जो 18 विभाग हैं कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच में बांट दिए जाएंगे। और ये अटकल लग रही है, ये चर्चा चल रही है कि संभव है कि दिल्ली का जो अगला बजट होगा वो कैलाश गहलोत पेश करें, जो परिवहन और राजस्व विभाग पहले से ही संभाल रहे हैं और मंत्री के तौर पर अब उनको काफी अनुभव हो गया है। 2017 से वो मंत्री हैं, जबकि राजकुमार आनंद अभी कुछ महीनों पहले ही मंत्री बने हैं। तो संभव है कि दिल्ली का जो अगला बजट है या जो अगला वित्त मंत्री दिल्ली का है वो कैलाश गहलोत ही हों। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक संकट का समय है, केजरीवाल सरकार के लिए संकट का समय है। न सिर्फ इसलिए कि उसके 2 मंत्री जो हैं वो अब पद पर नहीं हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बल्कि संकट का समय इसलिए भी है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अब न सरकार में हैं न पार्टी में हैं। फिलहाल सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और वही सबसे अहम और विश्वास प्राप्त
नेता थे या करीबी थे मुख्यमंत्री के, और उन्हीं के जरिए अरविंद केजरीवाल अगर उनको देश में कहीं दौरा करना होता था, कहीं प्रचार के लिए जाना होता था, तो वो दिल्ली में मनीष सिसोदिया को छोड़कर बाहर प्रचार के लिए चले जाया करते थे। या अगर सरकार के स्तर पर भी उनको कुछ काम करवाना होता था तो मनीष सिसोदिया को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसीलिए बनाया था ताकि जो काम वो नहीं कर सकते, मंत्री नहीं कर सकते, या अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के बिना भी कहीं काम चल सके, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों से ऊपर का एक दर्जा जो है वो मनीष सिसोदिया को दिलवाया गया था। तो अभी फिलहाल कोई एकदम से नया मंत्री दिल्ली के अंदर नहीं बनेगा, 2 नए चेहरे ज़रूर आएंगे, उनमें थोड़ा समय लगेगा, और तब तक के लिए जो सारा कामकाज है या सारे विभाग हैं वो राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत, ये 2 मंत्री हैं, इनके बीच में बांटे जाएंगे और इस तरह से केजरीवाल सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच एक चर्चा आज ये भी तेज हो गई कि क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का असर दक्षिण दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के खुलने की डेडलाइन पर भी पड़ेगा। आज एक बार फिर ये डेडलाइन मिस हो गई। ये फ्लाईओवर बनने के बाद आश्रम पर लगने वाले जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन देखिए जो दिल्ली में रह चुका है या रह रहा है वो ये जानता है कि एक ऐसा आश्रम है जहां पर लोगों की नौकरियां निकल गई, वो जवानी से बुढ़ापे की ओर चले गए, लेकिन वो आश्रम का जाम, चाहे जितना फ्लाईओवर आप बना लीजिए, यू टर्न बना लीजिए, वो लगता ही है। फिर भी एक फ्लाईओवर बन रहा था, दिल्ली अपने पीक ट्रैफिक में इधर उधर से डाइवर्जन ले रहा था, और ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होना था ताकि ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कत ना हो। लेकिन इसका काम जो कि बताया जा रहा है कि लगभग पूरा हो चुका है, वो अभी भी खुला नहीं है। इसे पहले 15 फरवरी को खोला जाना था, फिर यह तारीख आज यानी कि 28 फरवरी हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से यह उद्घाटन टल गया। आश्रम का ये जाम आम है। इस आफत से राहत देने के लिए इस साल जनवरी में शुरू हुआ आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम। 1.4 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर आश्रम फ्लाईओवर को जोड़ते हुए सिग्नल फ्री डीएनडी का रास्ता देता है, पर नीचे की सड़क पर रास्ता फ्री नहीं, लिहाजा लोग परेशान हैं। बहुत डिले हो रहा है ये जो फ्लाईओवर का कार्य है, और आप भी देख रहे हो कितनी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, और पब्लिक को बहुत ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल मैं 2 घंटे फंसा रहा हूँ। सर हमारी तो एक्सपेक्टेशन 28 फरवरी की थी, लेकिन अभी पता नहीं कितना समय और लगेगा, तो बस दिक्कत ही हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डेली। हालत खराब है, एक्सटेंशन हो रहा है, आधा घंटा खड़ा हो रहता है, इससे हॉरिबल सिचुएशन। यहाँ भी 20 मिनट से खड़े हैं और खड़े हैं। बहुत परेशानी हो रही है, हमें 1-1 घंटे 2-2 घंटे डेली आना जाना हो रहा है, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। इस एक्सटेंडेड फ्लाईओवर के उद्घाटन का रास्ता फिलहाल साफ नहीं, क्योंकि करीब 200 मीटर के इस रास्ते पर पिचिंग का काम अब भी बाकी है। साथ ही ज्वाइंट को भी दुरुस्त किया जा रहा है और डेंटिंग पेंटिंग का काम भी जोरों पर है। इसकी रखवाली करने वाले हों या फिर पेंटिंग का काम देख रहे मजदूर, इन्हें 6 मार्च तक काम पूरा करने का फरमान है। कब उद्घाटन है, आप लोग क्या जानकारी मिली? 6 तारीख की मिली है सर। 6 तारीख 6 मार्च। 6 मार्च। अभी पेंटिंग का सिर्फ काम बाकी हुआ है, 5 दिन के बाद काम फाइनल होगा। 6 तारीख को उद्घाटन है इस साइड का। 128 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये फ्लाईओवर दक्षिणी दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली के उन मुसाफिरों की राह भी आसान करने वाला है जो डीएनडी से जाना चाहते हैं। 6 लेन वाले इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पहले 15 फरवरी तक पूरा होना था, फिर तारीख 28 फरवरी हुई। अब अगली तारीख का पता नहीं। आश्रम के इस जाम को देखकर 2 पंक्तियां याद आती है, हालाते जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। तो इस सूरत को इस फ्लाईओवर के जरिए बदलने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन आइए अब बात करते हैं दिल्ली से ही जुड़े हुए गुरुग्राम की। दुनिया भारत की ओर देख रही है,
इस साल दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के क्लब G20 की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। इसके तहत देश के तमाम राज्यों के शहरों में आए दिन एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों से मेहमान अलग अलग बैठकों के लिए इन शहरों में पहुंच रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इन शहरों में साफ सफाई और सजावट भी चल रही है। ऐसा ही एक शहर है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसे सजाने में प्रशासन लगा हुआ था। इसी के तहत सैकड़ों गमलों में फूल लगाकर रख दिए गए हाईवे के ठीक किनारे, सड़क के ठीक किनारे, कि जब लोग जाएं तो वो देखें कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। लेकिन फूलों को प्यार करने वाले एक व्यक्ति का दिल इन गमलों पर ऐसा आया कि वो अपनी महंगी गाड़ी, 40 लाख से कम की गाड़ी नहीं होगी है, वो रोक करके ड्राइवर के साथ, इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि वो ये जो गमले लगे हुए हैं ना उठा उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। हम ये नहीं जानते हैं आधिकारिक रूप से कि जांच में क्या मिला, ये व्यक्ति कौन था, ये G20 के जो गमले हैं उनको उठा करके कहां ले जा रहा था, क्या ये प्रशासन का ही कोई अधिकारी है या कोई और है, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन अगर ये कोई एक ऐसा बाशिंदा है जिसको पौधों को देख करके उस पर दिल आ गया और उस चक्कर में इन्होंने गमला चुरा लिया अपनी 40 लाख की गाड़ी में, तो फिर ये तो बड़ी भयानक स्थिति होगी। क्योंकि हमने ट्रेन में मग्गा चोर तो सुना है, मंदिर के बाहर चप्पल चोर भी सुना है, लेकिन यह शायद पहली बार होगा कि राह चलते एक बड़ा रईस गमला चोर देखने को मिला हो। अब वास्तविकता क्या है यह पता चलेगी जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी इस मामले में। लेकिन यह एक अच्छी छवि नहीं देता है, अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता है। इंतजार करेंगे पुलिस की जांच। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई। पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में है। एक आरोपी मोहम्मद अरबाज को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को प्रयागराज में एक मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि एक अन्य आरोपी सदाकत को गोरखपुर से गिरफ्तार कर प्रयागराज पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि सदाकत जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद के परिवार का करीबी। पुलिस के मुताबिक सदाकत अवैध तरीके से कब्जा कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में रह रहा था। यह भी आरोप लग रहा है कि 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश हॉस्टल में सदाकत के कमरे में ही रची गई थी। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उसे एक दूसरे के करीब साबित करने के लिए तस्वीरें दिखानी शुरू की, तो एक फोटो वॉर शुरू हो गई है सपा और भाजपा में। पहली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में जारी की, जिसमें सदाकत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सपा के ही मुख्यालय में हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इस आधार पर यह दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी के अपराधियों से गहरे ताल्लुकात। बीजेपी की ओर से जारी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई। आइए सुनते हैं बीजेपी ने क्या कहा। हर अपराध के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि इसके तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, स्पष्ट है कि हर आपराधिक घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का समर्थन, समाजवादी पार्टी का उनको पूरा आशीर्वाद रहता है। और इसीलिए जब अपराधी पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, तो दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। फिर जवाब सपा की तरफ से भी आया। बीजेपी को जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने एक तस्वीर अपनी तरफ से जारी कर दी। इस तस्वीर में आरोपी सदाकत खान बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता उदय भान कावरिये के साथ बैठा दिख रहा है। इस तस्वीर के आधार पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ तस्वीरों से किसी से संबंध होने की बात की पुष्टि नहीं होती, और अगर ऐसा है तो बीजेपी भी सदाकत के साथ मिली हुई है। देखिए, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते।
तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। अब गिरफ्तार आरोपी सदाकत पेशे से इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस से ज्यादा उसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड की योजना का अंतिम रूप दिए जाने के लिए दूसरे दौर की कई बैठकें मुस्लिम बोर्डिंग हाउस नाम के एक हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में सदाकत के कमरे पर ही हुई थी। कुछ महीने पहले इस हॉस्टल में अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई हुई थी। इस दौरान जिन 7 कमरों को सील किया गया, उनमें से एक सदाकत का कमरा भी शामिल था। हालांकि इस कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही 5 कमरों के ताले तोड़ दिए गए। इनमें कमरा नंबर 36 भी था, जिस पर ताला टूटने के बाद सदाकत फिर से अवैध तरीके से काबिज हो गए। और ये सारी चीजें हो रही हैं 6 साल से सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनके शासन के अंदर ये सब हो रहा है। बीते शुक्रवार उमेश पाल की फायरिंग में हत्या के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की भी फायरिंग में मौत हो गई थी। जिस तरह दिन दहाड़े दुस्साहस दिखाते हुए यह हत्याएं की गई, उससे यूपी की सियासत में हंगामा मचा हुआ। यह पूरी वारदात आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भला हो सीसीटीवी कैमरे के इस युग में कि ये सारे लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस हत्याकांड से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए कि जब 6 साल से आपकी सरकार है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपके अधीन आता है, क्या आपने जुर्म हटाया? मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ ने जिन 12 आरोपियों की लिस्ट बनाई है, उसमें से 2 मोस्ट वांटेड जेल में बंद हैं। इनमें एक माफिया अतीक अहमद है, जो अहमदाबाद जेल में कैद है, जबकि दूसरा उसका भाई अशरफ है, जो बरेली सेंट्रल जेल में कैद है। यूपी एसटीएफ का दावा है कि उसने हत्या के शामिल, ये जो हत्या में जो शामिल हैं शूटर, उनकी पहचान कर ली है और उनकी तलाश भी जारी। ये पूरा मामला दरअसल यूपी की सियासत के अपराध के घालमेल का भी है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सियासी दलों की भूमिका कहीं ना कहीं दिखती रहती है। नेक्सस जिसकी बात हो, राजनीति और अपराध के इस घालमेल पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि राजू पाल हत्याकांड क्या है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम होगा यह प्रकरण। तो साल था 2005, तारीख थी 25 जनवरी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल था और बीएसपी के एक नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल की उस वक्त हत्या कर दी गई, जब वो एक अस्पताल से लौट रहे थे। राजू पाल गाड़ी चलाकर एक इलाके में आए जिसका नाम है सुलेमा सराय। वो वहां जा रहे थे, तभी करीब से गुजरी एक गाड़ी में सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। राजू पाल गोलियों से बुरी तरीके से छलनी हो गए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उधर हमलावर फरार हो गए। इस मामले में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ और 3 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराए गए। राजू पाल की हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यह बताया गया। विधानसभा चुनाव में राजू पाल ने अतीक अहमद के गढ़ शहर पश्चिमी में उनके ही भाई अशरफ को चुनाव हराया था। राजू पाल की हत्या से भी राजनीति में अपराधीकरण के आरोपों पर बड़ी चर्चा हुई। अब जब उस केस की सुनवाई अंतिम चरण में थी, तो केस के प्रमुख गवाह, मेन विटनेस थे उमेश पाल, उनकी दिन दहाड़े अभी हाल फिलहाल हत्या हुई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में आपने देख ली। पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं यह हत्याकांड गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद के इशारे पर बरेली की जेल में साजिश बनाकर प्रयागराज में अंजाम तो नहीं दिया गया। अब जो भी हो, जांच में वो पता चलेगा। लेकिन यह तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी अपराध से एक गहरा गठजोड़ है। इसके लिए एक नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा में
चुने गए विधायकों पर डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो विधायक हैं उनके खुद के कितने आपराधिक मामले हैं। तो एक संस्था है ADR, इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में 402 में से करीब 140 विधायक यानी कि 36% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, वहीं 2022 में चुनी गई विधानसभा, ये अभी पिछले साल 205 विधायक यानी कि 51% विधायक, 51% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये बढ़ गया, 36% से बढ़ के 51% हो गया। आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक केस हैं। सोचिए कितनी चिंता की बात। 2017 की यूपी विधानसभा में 107 यानी कि 26% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस थे, यानी कि जो मौजूदा विधानसभा में 158 यानी कि 36% विधायक, 51 में से 36% जो हैं विधायक, उन पर गंभीर आपराधिक केस है। ये केस में हत्या है, हत्या की कोशिश है, अपहरण है, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे इतने गंभीर मामले। मोटी मोटी बात आप ये सोच लीजिए कि इतने गंभीर मामले के अभी भी 36% विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। अगर दलों के हिसाब से आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 255 विधायकों में से 111 यानी कि 44% विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में से 71 यानी कि 64% विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस ज्यादा है उनके। राष्ट्रीय लोक दल के 8 विधायकों में से 7 यानी कि 88% विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस, और यह लिस्ट लगातार आगे भी चल रही है। आइए सुनते हैं इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया। जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे और 17 में सरकार गई, तब भी ये सरकार इसी गुंडागर्दी के नाम पे ही गई। तो क्या नाम, लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है और लोग जो है गुंडागर्दी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो उस समय फिर बदल करके सरकार बन गई बीजेपी की। अब बीजेपी की सरकार ने काफी हद तक गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दी, और इसके बाद उसका नतीजा हुआ कि आपने देखा कि 22 के चुनाव में फिर हम लोग थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में आ गए और सरकार बनाई। अब माननीय योगी जी लगातार गुंडे माफियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो गुंडे माफिया, उनके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों की संपत्तियां जब्त की जा रही है, उनको पूरी तरीके से आर्थिक रूप से उनको पैरालाइज किया जा रहा है कि वो जो है राजनीति छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सदन चल रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने पूछा कि इस पूरे आपका 17 का 22 का रिजीम गुजर गया, अभी आपका दूसरा टर्म चल रहा है, क्या बात है कि जो एनसीआरबी को आंकड़े उत्तर प्रदेश की पुलिस से ही जा रहे हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं? वो आंकड़े कहते हैं मर्डर में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हर 2 घंटे पे उत्तर प्रदेश में एक मर्डर हो रहा है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1। फिरौती के मामले में हर 1 घंटे में एक अपहरण उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है पूरे भारत में। आप आ जाइए दहेज हत्या में, सोचिए कि बेटियों को जला के मार देना, उनको पेट्रोल डाल के मार देना, पूरे देश में इस राम राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और आइए अब बात करते हैं दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पैर पसारने से जुड़ी हुई। आज एक बड़ी भारी मीटिंग हुई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, तेलंगाना को लेकर के। दरअसल बीजेपी की उम्मीदें तेलंगाना से बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होना है दरअसल वहां पर, और इसको लेकर के बीजेपी बहुत सक्रिय हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में तेलंगाना में अगले 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस अभियान का नाम होगा प्रजा गोसा, भाजपा भरोसा। इसके तहत सभी वरिष्ठ नेता राज्य की 119 विधानसभा सीटों में रैलियां करेंगे। इस 1 महीने के दौरान वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की राज्य भर में 10 बड़ी रैलियां होंगी।
जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ये सब लोग संबोधित करेंगे। अभियान की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक विशाल समापन रैली को संबोधित करेंगे। 1 महीने के इस अभियान के दौरान राज्य में बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, उसकी के चंद्रशेखर राव, केसीआर जो हैं, उनकी सरकार पर निशाना साधा जाएगा। राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल मैसूर में इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। मैसूर तो हालांकि कर्नाटक में है, लेकिन तेलंगाना को लेकर के भी यह रणनीति आज बनी। अब सवाल यह है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों है, इतना फोकस? क्या बीजेपी को लगता है कि बंगाल में जो फॉर्मूला है उसी तर्ज पर तेलंगाना में भी एक पैठ गहरी की जा सकती है? और क्या वो कर पाएंगे? इसके लिए बीते कुछ सालों में तेलंगाना में हुए चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखना होगा। आइए कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। दरअसल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में राज्य की 119 सीटों में से 88 सीट यानी कि 73% सीटों पर टीआरएस ने जीत हासिल की। बहुत बड़ी जीत थी। जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। बाकी सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 19 जीती, 7 एआईएमआईएम को चली गई। चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी थी वो 2 सीटों पर सिमट के रह गई। टीडीपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हुआ। इसके अगले साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से टीआरएस को 9 मिली, जबकि उनके गठबंधन सहयोगी एमआईएम को 1 सीट मिली, ओवैसी की। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल हो गई, जबकि कांग्रेस 3 ही सीटें जीत पाई। साफ है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस को 2 सीटों का नुकसान हुआ। यही नहीं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता निजामाबाद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद से 70,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। अब तेलंगाना में बीजेपी के उभार को वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाता है। वोट परसेंट, सीट्स दिखा दी, वोट परसेंट से देखिए। 2018 में और 2018 से 2019 के मुकाबले टीआरएस का वोट शेयर 5% गिर गया। 2018 में 46% पर थे, 2019 में वो 41% पर आ गए। उधर 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर आप मुकाबला करें 2019 से, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 12.5% उठ गया। 7% था 2018 में, 2019 में 19.5% हो गया, यानी कि 12.5% का इजाफा। इन दोनों चुनावों में टीआरएस का सीट प्रतिशत 21% गिरा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस को 73% सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में टीआरएस को राज्य में 52% सीट मिली, जबकि सीट प्रतिशत के हिसाब से 1 साल के अंदर बीजेपी को करीब 22% का फायदा हुआ है। मतलब इतना फायदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो तेलंगाना में बीजेपी का हौसला स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से और भी ज्यादा बढ़ गया। 2020 में आपको याद होगा कि जीएचएमसी यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए। इसमें बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी। आप सोचिए, जेपी नड्डा, अमित शाह सब जो है म्युनिसिपैलिटी का चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में बीआरएस को, जो पहले टीआरएस थी, 35.8% वोट मिले। बीजेपी को 35.5 वोट मिले। यानी कि कहां जो पार्टी 7% वोट शेयर पे थी 2018 में, वो इस चुनाव में 35% पर पहुंच गई। तो इसी से उनकी उम्मीद जग रही है कि हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दरअसल तेलंगाना असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का गढ़ है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एमआईएम की मुस्लिम परस राजनीति से होने वाले ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। यानी कि आपको निशाना बीआरएस पर साधना है, लेकिन ओवैसी के गढ़ में क्योंकि यह बात हो रही है, तो ओवैसी उधर कुछ बोलेंगे और इधर बीजेपी उसका प्रचार पूरे तेलंगाना में करेगी और टीआरएस को हराने की कोशिश करेगी।
तो कितनी कामयाब होगी बीजेपी, ये इस साल पता चलेगा। हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस पर और प्रकाश डालते हैं। 2018 में केसीआर ने 9 महीने पहले इस्तीफा दे दिया और चुनाव के लिए चले गए थे वो दिसंबर के महीने में। इस बारी भी अगर एडवांस करते हैं केसीआर इलेक्शंस तो उसके लिए भाजपा तैयार रहना चाहती है। जैसे कि हम जानते हैं भाजपा हमेशा इलेक्शन रेडी रहना चाहती है और इसी वजह से आज जो मीटिंग हुई है अमित शाह जी की और जेपी नड्डा की भाजपा के तेलंगाना लीडरशिप के साथ, उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है। पहले तो नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही उन्होंने तय कर दिया था कि दक्षिण में उनका पुश रहेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में था उसी तरह से दक्षिण में पुश रहेगा। और उनको लगता है कि कर्नाटका के अलावा अगर किसी राज्य में वो पॉलिटिकली स्ट्रांग बन सकते हैं जल्दी से जल्दी, वो तेलंगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम है। कांग्रेस जो बहुत स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी उसका जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली कम हुआ है और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। हालांकि 2018 के चुनाव में सिर्फ एक विधायक चुन के आए थे भाजपा के, लेकिन उसके बाद बाईपोल्स में उन्होंने 3 सीट अपने कर लिए हैं। और अगर आप देखें असेंबली से लेकर पार्लियामेंट के इलेक्शंस यानी कि 2019 तक 7 या 8% से लेकर उनका जो वोट शेयर है वो 19% तक हो गया था और उसी पर वो बिल्ड करना चाहते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? पहले तो जो बंडी संजय यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके जो पदयात्रा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रेज किया था और कहा था कि दूसरे लीडर्स को भी इसी तरह का प्रजा यात्रा करना चाहिए, पदयात्रा करना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हर जिलों के उनको टास्क दिए गए हैं कि आप लोगों में जाइए और देखिए कि उनका मूड क्या है और उनको बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या हैं और किस वजह से उनको भाजपा को चुनना चाहिए। तीसरी बात, एक तरह से ओपन डोर रखा है भाजपा ने लैटरल एंट्री के लिए, क्योंकि उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है तेलंगाना में वो काफ़ी लो है और उनका जो लीडर स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी लो है और इसी वजह से अगर लैटरल एंट्री होता है तो उनके लिए फ़ायदा रहता है और इसीलिए वो लैटरल एंट्री के लिए ओपन है। अगर आप दो जो बाईपोल हुए हैं हुजूराबाद और दुबाक, दोनों में ही स्ट्रांग लीडर्स उन्होंने लिए, जिनकी वजह से भी जिनके अस्तित्व या उनके जो पर्सनालिटी का जो वेट है उसकी वजह से भी भाजपा को वहाँ पे विक्ट्रीज मिले थे। केसीआर की तरफ से अगर आप देखें तो अगर चुनाव कर्नाटका के साथ हो जाते हैं तो केसीआर के लिए ये एडवांटेज रहेगा कि भाजपा का जो पूरा फोकस है वो तेलंगाना पर न रह के कर्नाटका के साथ बढ़ जाएगा और जाहिर है कि कर्नाटका पर ज़्यादा ध्यान देना होगा भाजपा को, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी जो पावर है उसको रिटेन करना चाहेंगे। दूसरी बात केसीआर के लिए ये है कि उन्होंने अपना बीआरएस लॉन्च किया है जिसे वो राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल इलेक्शन से पहले उनको काफ़ी समय मिल जाएगा और उससे भी अहम पॉलिटिकल बात ये होगी कि कांग्रेस के साथ वो खड़ा हो पाएंगे अपोजिशन के स्पेस में अलग बाकी पार्टियों के साथ, क्योंकि तब तक जो कांग्रेस के साथ जो स्टेट में जो राइवलरी है वो नेशनल लेवल पर रहने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो जाएगा। हालांकि ये भी कहना ज़रूरी है कि अब तक केसीआर ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि यहाँ पर चुनाव जल्दी होने वाले हैं। तो क्या चुनाव जल्दी होगा? क्योंकि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो जाहिर सी बात है रणनीति भी जल्दी बनानी पड़ेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी साथ में आ जाएं तो इनका वोट शेयर मिल करके बीजेपी को फिर भी हरा सकते हैं, लेकिन यहां तो एकदम 36 का आंकड़ा है। विपक्षी एकता पर भी एक कॉमेंट्री है। आगे बात करेंगे इसके बारे में कभी फिर और। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 60 के दशक से लगातार विस्थापन की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बार फिर विस्थापन होने जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना के कारण उत्तर प्रदेश के 11, झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 6 गांव डूबने जा रहे हैं, कुछ पूरी तरह तो कुछ आंशिक तौर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2023 तक कनहर बांध के लिए आखिरी तारीख तय कर दी, जिसे लेकर विस्थापित होने वाले गांवों के लोग काफी आक्रोश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कोरची गांव के रहने वाले 70 वर्षीय
राम अवतार की उम्मीद डूबती जा रही है। कनहर बांध के कारण उनका मकान और 4 बीघा खेत डूब जाएंगे। मुआवजे की लिस्ट में उनका और उनके एक बेटे का नाम है, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। आप लोग कितने साल से यहाँ से रह रहे हैं? दादापुर का से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो मुआवजा क्यों नहीं मिला आपको? मुआवजा तो अब सरकार देते नहीं है, तो कहाँ से मुआवजा मिले? आपके बच्चों को भी मुआवजा में नाम नहीं है? कोई सब बने नाम है एगो के। अच्छा, नाम है, लेकिन मुआवजा अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। राम अवतार की तरह ही कोरची गांव के ही 72 वर्षीय शिव प्रसाद खरवार अपने 4 बेटों के साथ 5 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार पालते हैं। ये शिव प्रसाद के पुरखों की जमीन है, लेकिन मुआवजे की लिस्ट में न तो शिव प्रसाद खरवार का नाम है और न ही उनके बेटों का। बिना मुआवजा दिए उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। 5 बीघा कहते हैं। 5 बीघा जमीन। और बच्चे कितने हैं? 4 लड़का हैं। 4 लड़का है। तो किसी को जब मुआवजा नहीं मिला? ना ही किसी के नहीं। ना आपको मिला, ना आपके बच्चों को? नहीं, यही जंगली का हाल पूछो आपको। आप पूछिए मिला है कि नहीं तुमको? नहीं मिला है, हमारा लिखोनों के नहीं। तो जून में डूब जाएगा, तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, मरेंगे नहीं तो भागेंगे डायरेक्ट कन्हू। पिताजी को मिल गया, हमारे भाई बड़े भाई को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इतना हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमें आज तक एक चवन्नी तक नहीं मिल रहा है। तहसीलदार से लेकर और यहाँ तक सब पूरी कागजात लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। न तो सूची में हमारा नाम नहीं जुड़ा है और ना ही मुआवजा मिल रहा है। और हमें इस गांव से जो वंचित किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल बनिए। तो हम ऐसे में कहाँ जाएं, किसके सहारे रहें? कौन से गरीब हमें सहारा देगा? तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमें मुआवजा जल्द से जल्द प्राप्त करें। 1976 से लेकर 1982 तक जब सरकार ने यह जमीन ली थी और मुआवजा भी दिया था, तब लोग अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि 1984 में बांध का काम बंद हो गया। अब जब 35 वर्षों के बाद कनहर बांध का काम पुनः शुरू हुआ है, तब यहाँ के लोग नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार कहती है कि हर परिवार को 7 लाख और आवासीय भूमि दी जाएगी। 27 करोड़ की परियोजना आज बढ़कर 2700 करोड़ पार कर गई है। परेशानी इस बात की है कि 1976 में 1400 परिवारों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन आज 5000 से अधिक परिवार इसकी मांग कर रहे हैं। यहाँ समस्या ये है कि हम लोगों को सरकार द्वारा ये कहा गया था 30 अक्टूबर 2014 के शासनादेश में कि 3 पीढ़ी तक पैकेज का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्ट से आप लोग समझते रहिएगा, लेकिन 3 पीढ़ियों में अभी 5000 लोग कम से कम 11 ग्राम सभा में विस्थापित परिवार छूटे हुए हैं, जिनका अभी सर्वे नहीं हुआ है। कनहर बांध के कारण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटे 11 गांव कुछ तो आंशिक रूप से तो कुछ पूर्ण रूपेण से डूब जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3719 परिवारों में से 3520 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। 2500 परिवारों को आवासीय प्लाट भी दिए गए हैं। बचे परिवारों की जांच कर मुआवजा देने की बात है। सरकार की तरफ से उनको जो पैकेज मिलना है या जो उनको प्लॉट्स जो अलॉट करने हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन जो एलिजिबल हैं पाने के लिए, उनको वो सरकार त्वरित तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। जांच करवा रहे हैं कि किस, अगर कोई भी ऐसा कह रहा है, उस क्षेत्र में आ रहा है कि भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिला हुआ है, अगर वो नियम के हिसाब से एलिजिबल है, तो उसको हम कार्रवाई त्वरित तरीके से करके और नियम के हिसाब से ही उसको हम विस्थापित करेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे। जो एलिजिबल नहीं है किसी भी कारणवश, चाहे
जो नियम के हिसाब से जो एलिजिबल नहीं है पैकेज पाने के लिए या प्लॉट्स पाने के लिए, उनके उसमें कोई हम जो शासन कहेगा उसी के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करें। कनहर डैम के लिए सरकार ने जून 2023 की डेडलाइन जारी कर दी है। यूपी सरकार 2024 से पहले इस परियोजना का उद्घाटन करना चाहती है। इससे भी विस्थापित होने वाले डरे हुए हैं। अपने जमीन से विस्थापित होने का दर्द बहुत बड़ा होता है और मुआवजा इसमें फौरी तौर पर राहत देने का एक मरहम भर होता है। कनहर डैम की वजह से विस्थापित हो रहे लोग सरकार से इसी मरहम को नए नियम के मुताबिक चाहते हैं, जिससे उन्हें फिर से बसने में मदद मिल सके। अब सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।